हमने आपको बताया था कि चतुष्फलकी संकुल में CFT चल रही थी कि चतुष्फलकी संकुल में CFT किस प्रकार से निर्धारित की जाती है। अपन बता रहे थे इससे पहले अष्टफलकी संकुल में CFT किस प्रकार से निकालते हैं, उसके बाद हमने बताया था चतुष्फलकी संकुल में CFT। अब देखिए एक बात हमने आपको बताई थी कि चतुष्फलकी संकुल में CFT होती है वह क्या होती है, अष्टफलकी संकुल की जस्ट अपोजिट होती है। अब देखिए इसमें अपन एक CFSC की वैल्यू निकाले थे। एक बार मैं दोबारा से इसको रिपीट करा देता हूँ आपको, एक बार दोबारा से मैं इसको रिपीट करा रहा हूँ। देखिए चतुष्फलकी संकुल में जैसे द्विकक्षक होते हैं 5, ये ऊर्जा का क्रम होता है, ये द्विकक्षक हो गए 5। इस प्रकार से ये द्विकक्षक है 5, ये समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं, समभ्रंश कक्षक होते हैं जिन्हें द्विकक्षक कहते हैं अपन। सुनिए इसमें ये लिगैंड की उपस्थिति के कारण द्विकक्षकों की औसत ऊर्जा हो जाती है। लिगैंड की उपस्थिति के कारण, लिगैंड की उपस्थिति के कारण औसत ऊर्जा कक्षक है, ये औसत ऊर्जा कक्षक है। अब देखिए यहाँ पे समभ्रंश कक्षक है, लिगैंड की उपस्थिति के कारण औसत ऊर्जा कक्षक हो गए। अब इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। मैंने आपको बताया था कि अष्टफलकी संकुल की अपेक्षा इसमें जो क्रिस्टल से जो पैटर्न होता है थोड़ा अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट। इसमें निम्न ऊर्जा के दो कक्षक होते हैं। इस प्रकार से निम्न ऊर्जा के दो कक्षक हो गए और उच्च ऊर्जा के 3 कक्षक होते हैं। निम्न ऊर्जा के दो कक्षक जो होते हैं इनका नाम होता है dx² - y², dx² - y² और ये है आपका dz², और ये है आपके dxy, dyz और dxz कक्षक। ये हैं आपके निम्न ऊर्जा कक्षक, निम्न ऊर्जा कक्षक हैं, और ये हैं आपके उच्च ऊर्जा कक्षक। क्या है? उच्च ऊर्जा कक्षक हैं। इनके बीच में जो अंतराल होता है मैंने आपको बताया था, ये CFSC कहलाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाता है, जिसे हम 10 dQ से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 dQ ऐसे डेल्टा T से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? डेल्टा T से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 10 dQ हो गया, इसे हम डेल्टा T या फिर CFSC भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? CFSC भी यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। बीच में जो सेंटर होता है बेरी सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? बेरी सेंटर कहलाता है, ठीक है ना। और जो नीचे ऊर्जा होती है वो 3 होती है, ऊपर जो एनर्जी होती है वो 4 dQ होती है। कितनी होती है? 4 dQ। इस प्रकार से CFSC मान हम निकाल सकते हैं। देखिए नीचे जो एनर्जी होती है -0.6 डेल्टा T होती है, ऊपर होती है +0.4 डेल्टा T, ठीक है। इस प्रकार से ये निम्न ऊर्जा कक्षक हो गए, ये उच्च ऊर्जा कक्षक हो गए। इन्हें E2 कक्षक कहा जाता है और इन्हें कहते हैं क्या? E कक्षक। तो ये एक चतुष्फलकी संकुल में CFT हमने आपको बताई थी। अब देखिए इसमें CFSC की वैल्यू कैसे निकालते हैं? CFSC मान निकालने का सूत्र होता है CFSC बराबर -0.6 डेल्टा TNE प्लस 0.4 डेल्टा TNT2। ये CFSC की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला है। इसके आधार पर हम CFSC के मान निकाल सकते हैं। अब देखिए ये इतना हो गया, ये मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद देखिए अब विन्यास निकालेंगे हम प्रत्येक संकुल में। देखिए मैं आपको एक बार करके बता रहा हूँ, उसके बाद जहाँ से मैंने छोड़ा था वहाँ से मैं आगे कराऊंगा, ठीक है ना। एक बार D1 और D2 में करके बता रहा हूँ, D1 और D2 में इसको मैं करके बता रहा हूँ एक बार। अब देखिए आप D1 D2 है, D1 है और क्या है? D2 है। ये हो गए D के 5 कक्षक। कितने कक्षक हो गए भाई? 5 कक्षक हो गए। इस प्रकार से देखिए ये 5 कक्षक हो गए D के, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन D1 में कितना है? 1 हो गया इलेक्ट्रॉन।
नीचे कौन से कक्षक हैं आपके? 2 कक्षक। ऊपर कौन से कक्षक हैं? 3 कक्षक। इन्हें T2 और E कक्षक कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, एक नीचे जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गए। देखिए अब इसमें अब ये D1 D2 इसमें प्रबल क्षेत्र लेंगे ना ध्रुवल क्षेत्र लेंगे का कोई प्रभाव नहीं होता। प्रबल क्षेत्र लेंगे ना ध्रुवल क्षेत्र लेंगे का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है, 1 तो नीचे जाएगा। ठीक है ना, दो में भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रबल क्षेत्र लेंगे ना ध्रुवल क्षेत्र लेंगे का कोई प्रभाव नहीं होता है। अब देखिए विन्यास का निकल के आता है। विन्यास निकल के आता है, E में 1 इलेक्ट्रॉन है और T2 में कितना है? D2 में 0 इलेक्ट्रॉन। E1 और T2 हो गया। क्या हो गया? E1 और T2 हो जाता है। इस प्रकार से E1 और T2 हो जाता है। CFSE का मान निकालते हैं। देखिए CFSE की मान निकालते हैं। सूत्र हो रहा -0.6। देखिए -0.6। अब इसमें देखिए डेल्टा T n E n का मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या E में कितनी है? 1 ही है, इनटू 1 प्लस 0.4 इनटू 0, ये आ गया -0.6 डेल्टा T। अब चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाल सकते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालने के सूत्र है μ √n n + 2 Bm। ठीक है भाई, μ बराबर n की वैल्यू कितनी है? 1 ही है। 1 + 2 1 + 2 Bm। μ बराबर 2 × 3 √3 हो गए और √3 का मान होता है 1.732 Pm। ये देखिए आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने बता भी दिया था, एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिए एक को कराता हूं, उसके बाद चलते हैं आगे। D2 देखिए, अब यहाँ पे देखो आप D के 5 कक्षक D2 हो गए। अब देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी। अब देखिए इसमें नीचे 2 कक्षक हो गए और ऊपर हो गए 3 कक्षक। ठीक है ना, नीचे 2 ऊपर 3 कक्षक। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे, 1 और ये हो गया 2, ये हो गया T, ये हो गया T2। अब विन्यास क्या निकल के आएगा? E 2 इलेक्ट्रॉन और T2 में एक ही इलेक्ट्रॉन है, 0 है। इसी प्रकार CFSE का मान निकालेंगे। CFSE बराबर -0.6 × 2 + 0.4 × 0। CFSE बराबर हो जाएगा 6 × 12 -1.2 डेल्टा T। ये CFSE का कहलाएगा मान आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं चुंबकीय आघूर्ण। μ बराबर देखिए, μ बराबर आ जाएगा √n n + 2 और ये हो जाएगा Bm। ठीक है, μ बराबर हो जाएगा n का मान कितना है? 2 है। n कितने हैं? 2। मतलब 2 + 2 Bm। अब देखिए 2 और 2 4 7 दूनी 8, μ बराबर हो गया 1। μ बराबर क्या हो गया? 8 हो गया, √8 हो गया मतलब। ठीक है भाई, μ बराबर हो गया √8। μ बराबर क्या हो गया? √8। यहाँ पे हम लिखेंगे μ बराबर हो गया √8 Bm। ये इसका चुंबकीय आघूर्ण आ गया। क्या आ गया? चुंबकीय आघूर्ण। देखिए मैंने आपको ये करा दिया था, उसके बाद मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया था यहाँ पे। देखिए D6 से लेकर D10 तक के ध्रुवल क्षेत्र लेखन का प्रभाव छोड़ दिया था मैंने। इसको देख लेते हैं एक बार। D6 से लेकर D10 6 7 8 9 और ये हो गया 10। इसमें देखते हैं D6 से लेकर D10 तक के ध्रुवल क्षेत्र लेखन का प्रभाव देखते हैं। देखिए D6 से लेके पहले आप D6 D के 5 कक्षक हो गए। इस प्रकार से D6 हो गया है 1 2 3 4 5 और 1 6। नीचे वाले कक्षक हो गए 2, ऊपर वाले हो गए 3। लेकिन यहाँ पे देखिए डेल्टा T इज लेस देन है पाई के।
डेल्टा टी का मान जो है वह कम है किससे, पाई से। ऐसी स्थिति में कौन सा एलिमेंट होता है, दुर्बल क्षेत्रगण होता है। कौन सा होता है, दुर्बल क्षेत्रगण में बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है ना भाई, दुर्बल क्षेत्रगण की बात कर रहे हैं। कैसा विज्ञान है, दुर्बल क्षेत्रगण है। अब देखिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले नीचे जाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और 6वां आएगा यहाँ पर, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट देखिए इसका विन्यास क्या होगा, इसके P2 कहते हैं, इसे अपन E कहते हैं। विन्यास हो जाएगा E में 3 इलेक्ट्रॉन, P2 में कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन। CFSE मान निकालने का सूत्र आपको पता ही है, अभी लिखवाया था मैंने, -0.6 into 3 हो गया प्लस 0.4 into 3, 6 की 18 -1.8 4 की 12 1.2, ये आ गया आपका -0.6 डेल्टा टी। इसी प्रकार देखिए चुंबकीय आघूर्ण का भी मान आप निकाल सकते हो। चुंबकीय आघूर्ण मान निकालने का सूत्र म्यू बराबर अंडर रूट n + 2 pn, ठीक है ना। म्यू बराबर हो जाएगा n का मान कितना है 1 2 3 4 हो गया, 4 + 2 bn, तो हो गया 4 2 6 6 4 24 हो गया, तो ये हो गया √24 bn, कितना हो गया √24 हो गया। इसी प्रकार हम किसमें निकाल सकते हैं, D7 निकाल सकते हैं, A2 निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। अब D7 निकालें, दो पक्षक हो गए, 3 पक्षक यहाँ पे हो गए। अब देखिए D7 का निकालें तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो ये हो गया D2 कक्षक और ये हो गया आपका E कक्षक। डेल्टा टी जैसे पाई है, ई में हो गए कितने इलेक्ट्रॉन 4 और T2 में हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। CFSE मान निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, -0.6 into 4 प्लस 0.4 into 3, 6 4 24 -2.4 4 दिए 12 1.2, ये आ गया -1.2 डेल्टा टी। उसके बाद आप म्यू का मान निकालेंगे, म्यू बराबर अंडर रूट n + 2 pm, म्यू बराबर अंडर रूट n + 2 pm। म्यू बराबर हो गया, n का मान कितना है 1 2 3, तो हो गया 3 3 + 2, म्यू बराबर हो गया 3 और 5 5 दिया 15, हो गया आपका 15 bm, कितना हो गया 15 bm निकल के आता है। नेक्स्ट देखिए D8 के बारे में देख लीजिए आप, D7 हो गया, D8 देख लीजिए। देखिए D8 ये हो गया आपके दो कक्षक, इन्हें कहते हैं T2 कक्षक और E कक्षक है। यहाँ डेल्टा T < पाई है, ये D8 की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना भाई। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ऊपर, तो इसमें विन्यास से निकल रहा है E4 और T2 1 2 3 4, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आएगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लब हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है ना। ये हो गए 4 और ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। CFSE वैल्यू निकालेंगे, -0.6 into 4 प्लस 0.4 into 4, 6 चौक 24 प्लस 4 चौक 16, 24 में 16 गए तो -0.8 डेल्टा टी, कितना आ गया -0.8 डेल्टा टी। अब देखिए चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालेंगे यहाँ पे, म्यू बराबर अंडर रूट n + 2 pm, म्यू बराबर हो गया n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 लिखेंगे, 2 + 2, तो म्यू बराबर हो गया 2 2 4 4 2 8 √8 bm, कितना आ गया √8 bm। नेक्स्ट अब देखिए D8 हो गया, D9 देखते हैं। देखिए भाई D9 देख रहे हैं, D9 में दो कक्षक हो गए नीचे वाले, ऊपर हो गए 3 कक्षक,
इन्हें T2 वही इक्वेशन कहते हैं। डेल्टा T इज लेस देन पाई होता है, यानी ध्रुव सिद्ध है। डी नाइन की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये होगी 9। अब देखिए अब विन्यास क्या आएगा, देखिए ई में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 और T2 में 1 2 3 4 5, T2 में हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। CH की वैल्यू निकालेंगे, CH बराबर देखिए -0.6 इंटू 4 हो गया प्लस 0.4 इंटू यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, हो गया 6 चौक 24 5 चौक 20 2.0, ये आ गया आपका -0.4 डेल्टा टी। इसके आधार पर चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे। देखिए चुंबकीय आघूर्ण निकालने का सूत्र क्या है, चुंबकीय आघूर्ण निकालने का सूत्र है आपका म्यू बराबर अंडर रूट n प्लस m। म्यू बराबर हो गया अंडर रूट n प्लस 2pm। तो म्यू बराबर हो गया आपका n का मान कितना है यहाँ पे 1, तो 1 प्लस 2 ये हो गया आपका 2 3 कितना आ गया √3 आ गया, कितना आ गया √3 का मान होगा 1.732, कितना होगा 1.732। अब एक लास्ट हो जाए आपका कौन सा D10 वाला, पहले आप इसको देखिए अच्छे से, उसके बाद मैं D10 बताता हूँ। देखिए पहले आप इसको अच्छे से, उसके बाद जो बचा है उसको बताएंगे अपन। देखिए उसके बाद एक लास्ट है क्या है यहाँ पे D10, उसके बाद इसको बताएंगे अपन। यहाँ से मैं हटा रहा हूँ 2a। देखिए भाई D10 बता रहे हैं हम, D10 लास्ट देखिए D10। अब D10 में क्या होता है सुनिए, दो ये 3 नीचे 2 कक्षक हो गए, ऊपर 2 कितने 3, ये T2 कक्षक है और एक कौन से T। कंडीशन हुई है डेल्टा T इज लेस देन क्या है 5। तो देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसमें कहीं भी आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। इसमें देखिए आप, इसमें विन्यास का निकल गया था E में कितने हो गए 4 और T2 में कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए, कितने हो गए 6। अब देखिए CH है, उसका मान क्या निकल के आता है -0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू में 6, ठीक है ना भाई। उसके बाद देखिए 6 चौक 24 और 4 की 24 हो गई, ये कट गए, प्लस माइनस कितना आ गया 0 आ गया, क्या आ गया 0। उसके बाद अभी आप चुंबकीय आघूर्ण की बात करो, चुंबकीय आघूर्ण का मान तो कुछ नहीं है, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही, ठीक है भाई। यहाँ चुंबकीय आघूर्ण का मान कुछ भी नहीं आने वाला है, ये हो गया आपका D10, कितना हो गया D10। तो इसमें CH के मान जो है और जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है कुछ भी नहीं निकल के आता है, ठीक है भाई। आप इसको देखिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। ये मैंने आपको D1 से लेकर D10 तक के विन्यास करा दिए हैं, इसमें प्रबल सिद्ध वाले और प्रबल सिद्ध वाले विन्यास दोनों ही आपको करा दिए हैं। इसको आप देखिए, इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट अपना टॉपिक है, इसमें मैं एक नोट लिखवाऊंगा आपको, गाड़ी पर इसको गई इसमें मैं नोट लिखवाने वाला हूँ आपको, मैं इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ।
उसके बाद देखिए ये मैंने आपको पढ़ा दिया D1 से लेकर D10 तक का विन्यास कंप्लीट करा दिया है, प्रबल क्षेत्र दुर्बल क्षेत्र, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए एक नोट डालिए, नोट डालते हैं अपन। देखिए हमने आपको अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय दोनों संकुलों में CFT के बारे में बता दिया है, और D1 से लेकर D10 तक के जो विन्यास है उसमें CFC का मान और चुंबकीय आघूर्ण है म्यू का मान भी निकाल के बता दिया है कि इसमें म्यू का मान कितना निकल के आता है। नेक्स्ट चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय विभाजन में एक संबंध होता है। विभाजन का मतलब होता है स्प्लिट होना। क्या होना? स्प्लिट होना। देखिए चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय विभाजन ऊर्जा में संबंध होता है, यानी डेल्टा टी बराबर होता है 4/9 डेल्टा O। डेल्टा टी बराबर होता है 4/9 डेल्टा O। ये संबंध होता है चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय विभाजन ऊर्जा में संबंध है। यहाँ विभाजन ऊर्जा लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे विभाजन ऊर्जा है। देखिए चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय विभाजन ऊर्जा में संबंध होता है डेल्टा टी बराबर होता है 4/9 डेल्टा O, ठीक है ना। ये संबंध मोस्ट है, कई बार पूछा भी जाता है पेपर में, तो इसको आप डायरेक्ट याद कर लेना, डेल्टा टी बराबर होता है 4/9 डेल्टा O। नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट नोट डालिए, दूसरा नोट डालिए। चतुष्फलकीय संकुल कौन-कौन सी परिस्थितियों में बनते हैं? चतुष्फलकीय संकुल, चतुष्फलकीय संकुल, चतुष्फलकीय संकुल निम्न परिस्थितियों में बनते हैं, निम्न परिस्थितियों में बनते हैं। चतुष्फलकीय संकुल निम्न परिस्थितियों में बनते हैं। अब ऐसी कौन-कौन सी कंडीशन होती हैं जिनमें चतुष्फलकीय संकुल बनते हैं? देखिए इसमें कंडीशन में लिखवा रहा हूं मैं पे आपको। यदि लिगेंडों का आकार अधिक बड़ा है, यदि लिगेंडों का जो आकार है वह अधिक बड़ा है, तो अष्टफलकीय संकुल बनने में त्रिविमीय बाधा उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में जो संकुल बनता है वो चतुष्फलकीय बनता है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यदि लिगेंडों का आकार बड़ा है, यदि लिगेंडों का आकार बड़ा है तो यदि लिगेंडों का आकार बड़ा है तो अष्टफलकीय संकुल बनने में, अष्टफलकीय संकुल बनने में, अष्टफलकीय संकुल बनने में त्रिविमीय बाधा उत्पन्न होती है। त्रिविमीय बाधा उत्पन्न होती है, त्रिविमीय बाधा उत्पन्न होती है, त्रिविमीय बाधा उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में चतुष्फलकीय संकुल बनता है। ऐसी स्थिति में कौन सा संकुल बनता है? चतुष्फलकीय संकुल बनता है। ऐसी स्थिति में जो संकुल बनता है उसका नाम होता है चतुष्फलकीय संकुल, ठीक है ना। पहली कंडीशन में आपको लिखवा दी यहाँ पे, और दूसरी कंडीशन में यदि लिगेंड अत्यधिक दुर्बल है तो CFSC का मान कम हो जाता है। अभी लिख रहा हूँ, यदि लिगेंड अत्यधिक दुर्बल है, अधिक दुर्बल है तो CFSC का मान कम हो जाता है, CFSC का मान कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो संकुल बनता है वो कौन सा होता है? चतुष्फलकीय। ऐसी स्थिति में चतुष्फलकीय संकुल बनता है, ऐसी स्थिति में चतुष्फलकीय संकुल बनता है, ठीक है ना। तो सेकंड कंडीशन में लिखा है यहाँ पे आपको, यदि लिगेंड अत्यधिक दुर्बल है, अधिक दुर्बल है, तो CFSC का मान जो होता है वो कम हो जाता है। CFSC निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि CFSC का मान किस प्रकार से निकाला जाता है और कैसे निकाला जाता है। ऐसी स्थिति में जो संकुल बनता है वह चतुष्फलकीय संकुल बनता है, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी दूसरी कंडीशन।
तीसरी कंडीशन क्या है, यदि केंद्रीय धातु परमाणु कम ऑक्सीजन अवस्था में, यदि कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम है, तभी CFSE का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस बात को मैं लिख रहा हूं ऊपर, आपने पहला नोट बता लिया होगा शायद, देख लिया होगा फिर देखिए नेक्स्ट जो कंडीशन है वो इस प्रकार से है, यदि केंद्रीय धातु परमाणु, यदि केंद्रीय धातु परमाणु, यदि केंद्रीय धातु परमाणु कम ऑक्सीजन अवस्था में है, कम ऑक्सीजन अवस्था में हो, यदि केंद्रीय धातु परमाणु, यदि केंद्रीय धातु परमाणु कम ऑक्सीजन अवस्था में हो, कम ऑक्सीजन अवस्था में हो, यदि केंद्रीय धातु परमाणु कम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, कम ऑक्सीजन अवस्था में हो, तब भी CFSE का मान कम हो जाता है। वो CFSE का मान, CFSE का मान कम हो जाता है, और ऐसी स्थिति में चतुष्फलकी संकुल बनता है। ऐसी स्थिति में चतुष्फलकी संकुल बनता है, संकुल बनता है। देखिए कि CFSE का मान कम हो जाता है, यदि केंद्रीय धातु परमाणु कम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो ऐसी स्थिति में CFSE की वैल्यू कम हो जाती है, और ऐसी स्थिति में चतुष्फलकी संकुल बनता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, इसमें कई संक्रमण धातुओं की क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, कई संक्रमण धातुओं के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, धातुओं के क्लोराइड, कई संक्रमण धातुओं के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कई संक्रमण धातुओं के जो क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, चतुष्फलकी संकुल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चतुष्फलकीय संकुल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चतुष्फलकीय संकुल बनाते हैं। ये आपके 4 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट है यहाँ पे लिगेंडों का आकार पड़ा है, तो ऐसी स्थिति में चतुष्फलकीय संकुल बनने में द्रव्यमीय बाधा उत्पन्न होती है, और कौन सा संकुल बनता है? चतुष्फलकीय संकुल। नेक्स्ट है यदि लिगेंड अधिक प्रबल है तो CFSE का मान कम हो जाता है, और CFSE का मान कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में संकुल जो बनता है वो चतुष्फलकीय ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि केंद्रीय धातु परमाणु कम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ऐसी स्थिति में CFSE का मान कम हो जाता है और चतुष्फलकीय संकुल भी बनता है। और लास्ट है कई संक्रमण धातुओं के जो क्लोराइड है या ब्रोमाइड है या फिर आयोडाइड है वो चतुष्फलकीय संकुल का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, ये 4 पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इन सभी 4 कंडीशन के आधार पर हम चतुष्फलकीय संकुल बना सकते हैं। यानी चतुष्फलकीय संकुल बनने की ये कंडीशंस होती हैं जिनको मैंने आपके सामने लिखाया है। ठीक है ना, तो देख लीजिए आप। उसके बाद आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन कराते हैं। देखिए इसको, उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं हम। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं पहले अपने। देखिए पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन है K3Fe6 के चुंबकीय आघूर्ण का मान, के चुंबकीय आघूर्ण का मान म्यू का मान
है मतलब डी है, तो इसे CFT के आधार पर समझाइए। तो इसे CFT के आधार पर समझाइए। अब देखिए अपन को एक समतुल्य दे रखा है उसने K3, इसको देखिए अपन हल करते हैं। K3 FE F6 दे रखा है, क्या दे रखा है? K3 FE F6। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे +3 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3। ये मैंने आपको बता दिया था पहले। इसका ऑक्सीडेशन निकालेंगे, इसको x मान लो, ये -6 हो जाएगा, -3 x - 3 + 6 बराबर कितना आ जाएगा? +3 अवस्था में। यहाँ पे देखिए कौन सी अवस्था में है? +3 अवस्था में है। अब देखिए यहाँ पे आप K3 FE F6 में इसका CN निकालेंगे हम। CN होता है लिगैंड गुणा धातु। लिगैंड कितने? 6 धातु, 1 ये 6 एकम 6। तो ये इसका CN 6 है, तो इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो अष्टफलकीय होती है। कैसी होती है? अष्टफलकीय इसकी ज्योमेट्री होती है, जिसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल। अब देखिए Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26 इलेक्ट्रॉन विन्यास। आर्गन में कंप्लीट हो जाता है, तो पूरा कंप्लीट कर दो। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और ये 4s2 3d में कितने बचे? देखिए 6 2 और 2 4 6 10 और 2 12 6 18 24 और 2 26। तो यहाँ देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2 निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? 4s2। अब यहाँ Fe जो है कौन सी अवस्था में? +3 अवस्था में है। अब +3 अवस्था को तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन 2 गए, 3 क्या है इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, 1 यहाँ से गया। तो प्राप्त हुआ यहाँ तक आर्गन लिख सकता हूँ मैं, आर्गन लिख दिया। ये हो गया 3d5 और 4s0। V में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। अब देखिए यहाँ पे आप अब एक बात देखिए, ये जो F है यहाँ पे लिगैंड क्या है? F जो लिगैंड होता है ध्रुवल सिद्ध लिगैंड होता है। यहाँ पे F जो लिगैंड है ये वाला, ये ध्रुवल सिद्ध लिगैंड है। ध्रुवल सिद्ध लिगैंड में इलेक्ट्रॉन संयुग्मन नहीं होता है। तो D कक्षक देखिए 5 हो गए, अपने पास 5 कक्षक हैं। D में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 ही हैं। कितने हैं? 5 1 2 3 4 5। ये ऊर्जा क्रम हो गया। नीचे कौन से कक्षक हैं? T2G। ऊपर कौन से? Eg। नीचे के निम्न ऊर्जा कक्षक हो गए T2G। क्या कहते हैं हम? dxy dy और dxz, ये उच्च ऊर्जा कक्षक हैं। और कौन से हैं? dx² - y² dz²। ये निम्न ऊर्जा कक्षक T2G और ये है आपके उच्च ऊर्जा कक्षक, जिन्हें कहते हैं Eg। क्या कहते हैं? Eg। ये है आपके T2G कक्षक और ये है आपके Eg कक्षक। अब इलेक्ट्रॉन देख लीजिए 1 2 3 4 और 1 5। इसमें इलेक्ट्रॉन का युग्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा लिगैंड है? ध्रुवल सिद्ध लिगैंड। हम म्यू का मान निकालेंगे बस। म्यू बराबर क्या होता है? √n+2 pm। अब म्यू बराबर हो गया √n, n की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 5 + 2 pm। म्यू बराबर 5 × 7 पूरे 35 35 आ गया। कितना आ गया? √35। कितना आ गया? √35। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, 5.90। ठीक है ना? सही कर देना। √35 का मान कितना होता है? 5.90 pm। क्या आ गया? 5.90 pm। तो देखिए यहाँ पे K3 FE F6 में चुंबकीय आघूर्ण का मान जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 5.90 pm निकल के ही आ रहा है, क्योंकि ऊपर लिखा है, इसमें ऊपर लिखा हुआ है ऊपर लिखा हुआ है K3 FE F6 के चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.90 डिवाइड है, तो इसे CFT के द्रव समझाइए। हमने इसे CFT का द्रव समझा दिया है और उसमें जो चुंबकीय आघूर्ण का मान निकल के आ रहा है वो 5.90 pm निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है? 5.90 pm निकल के आ रहा है। ठीक है, देखिए इसको आप देखिए
उसके बाद आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद समझ में आ गया होगा भाई। क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूं ऐसे भाई। नेक्स्ट देखिए अगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है सीएफटी के आधार पर निम्न योगों के दिए हुए चुंबकीय आघूर्ण समझाइए। सीएफटी के आधार पर निम्न योगों के दिए हुए चुंबकीय आघूर्ण समझाइए। सीएफटी का नाम समझाइए। ठीक है भाई, अब कौन कौन से दे रखे हैं? क्वेश्चन दे रखे हैं आपको CONH3 का होल 6Cl3, CONH3 का होल 6Cl3, इसकी म्यू का मान दे रखा है सवाल में 0.0 भी है। और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे आपको NiH2 का होल 6, NiH2 का होल 6 और ये Cl2, यहाँ पे आपको म्यू का मान दे रखा है 2.83 pm। ठीक है भाई, इसको आपको हल करना है। तो सबसे पहले ही देखते हैं अपन CONH3 का होल 6 हो गया Cl3, ये -3 यहाँ पे +3, इस पे +3 आ गया। अब देखिए 6 आना चाहिए, इसमें CO कोबाल्ट 27 होता है सर, इसका परमाणु क्रमांक, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2 3d7 हो गया। 2 4 से 10 2 5 से 18, 2 4 से 10 और ये 10 हो गया, 12 से 18 27। ठीक है भाई, यहाँ पे CO+3 है तो CO+3 लिखेंगे। यहाँ तक का बन गया, कंप्लीट मालूम है। आर्गन तक है, कौन सा है आर्गन तक 3d और 4s0 हो गया, इसमें रखे 6। अब देखिए यहाँ पे NH3 प्रबल क्षेत्र गैंड है, D के 6 कक्षक हो गए, ऐसे हो गए भाई। देखिए नीचे कक्षक हो गए 2, ऊपर हो गए 3, ये T2G है, ये EG है। दोबारा से देखिए नीचे हो गए कितने कक्षक? 3 कक्षक, जिन्हें T2G कक्षक कहते हैं। ऊपर हो गए 2 कक्षक, जिन्हें EG कक्षक कहते हैं। T2G EG है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? D में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है ना भाई, 6 इलेक्ट्रॉन देखिए NH3 प्रबल क्षेत्र गैंड है, एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का जमा होगा 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण का मान कुछ निकल के आएगा क्या? कुछ भी नहीं आएगा भाई। यहाँ चुंबकीय आघूर्ण का मान कुछ भी नहीं आएगा, 0.0 ही आएगा। क्या आएगा? 0.0 ही आएगा। ठीक है ना भाई, इस प्रकार से पहला क्वेश्चन करा दिया मैंने। सेकंड देखिए, पहला ही करा दिया मैंने, देख लीजिए इसको एक बार, उसके बाद सेकंड कराते हैं।
बाद सेकंड क्वेश्चन कराते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए NiH2 का होल 6 Cl2 में -2 यहाँ +2 इसमें भी +2 आ गया। Cn इसकी 6 आ रही है। अब देखिए Ni इसका विन्यास कंप्लीट करना है। 28 होता है 1h2 2h2 2p6 3h2 3p6 3d8 4h2 ठीक है भाई। Na+2 है ना। अब देखिए यहाँ तक विन्यास हो गया किसका आर्गन का विन्यास हो गया। अब आर्गन का यहाँ तक तो विन्यास हो गया 3d4h0 8 हो गया भाई ठीक है ना। अब देखिए डी कक्ष के हम H2 कैसे लगे ध्रुवल क्षेत्र कैसे लगेंगे ध्रुवल क्षेत्र लगेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप डी के पे 5 कक्ष बनाता हूँ। कितने कक्ष बनाता हूँ डी के 5 कक्ष हो गए। इस प्रकार से डी के हो गए 5 कक्ष। नीचे कौन से कक्ष में T2 जी ऊपर कौन से G AG हो गए नीचे कौन से हो गए T2 जी। अब देखिए यहाँ पे आप डी में कितने कक्ष हैं 8 है डी में ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम बताया गया है यहाँ पे। अब ध्रुव क्षेत्र करने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ठीक है ना भाई। यहाँ पे चुंबकीय अवक्रमण निकालेंगे। चुंबकीय अवक्रमण निकालने की सूत्र mu बराबर √n+2bm कितना है mu बराबर √n+2bm। mu बराबर mu का मान कितना है n का मान कितना है 2 तो 2 + 2 mu बराबर हो गया 2 2 4 दूनी 8 रूट r का मान कितना होता है रूट r का मान होता है 2.83 कितना होता है 2.83। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। तो mu बराबर हो गया आपका √8 और √8 का मान होता है 2.83 pm ठीक है भाई। ये दोनों ही मैंने आपको क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। दोनों ही में क्वेश्चन आपको बता दिए हैं ठीक है ना। देखिए इसको भाई इसको आगे चलते हैं।